नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है और सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी और इन सब के पीछे का वो कड़वा सत्य भी हम आपको दिखाएंगे जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है। 'तो इस समय देश की सियासत का सत्य यही है कि सबही नचावत राम गोसाई'। राम का नाम या फिर राम स्वयं पूरी सियासत के तमाम मोहरों को नचा रहे हैं। इस समय 2024 का महासमर सामने है और इस महासमर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शंखनाद नवरात्र के महापर्व पर हो चुका है। हिंदुत्व के अपने टर्फ पर खेलते हुए योगी ने शक्ति और राम दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की और इसी के चलते ऐलान किया कि नवरात्र के महापर्व पर हर जिले में रामायण का अखंड पाठ होगा, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ होगा। अब विरोध भी इस बड़े ऐलान पर होना ही था, क्योंकि विरोधी जो हैं वो सियासी पारी खेलने का मौका भला क्यों चूकेंगे। तो लगे हाथ अखिलेश भी मैदान में आ गए और रामनवमी को लेकर एक चैलेंज योगी सरकार को दे दिया। दो 2024 के महासमर की तैयारी शक्ति के महापर्व से जुड़ी हुई नजर आ रही है। हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में 2024 का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सूबे की करीब 80% हिंदू आबादी को अपने साथ जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तरकश से ब्रह्मास्त्र निकाला है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि शक्ति के पर्व नवरात्र पर पूरे उत्तर प्रदेश में भगवान राम की धरती पर नवरात्र में उत्सव होगा। शक्ति साधना के 9 दिन बेहद खास होंगे। शक्तिपीठों, माता के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। जागरण, भजन, झांकी का आयोजन होगा। मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा। इसके लिए हर जिले को 1-1 लाख का बजट दिया गया है। कार्यक्रम के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। जहाँ तक योगी सरकार का फैसला है वो धार्मिक आयोजनों पर धर्म संस्कृति विभाग करता रहा है, कोई ऐसी नई और विशेष बात नहीं है। सीएम योगी के ऐलान के ठीक बाद अखिलेश यादव अपने सियासी औजारों के साथ मैदान में आए, जनता के आक्रोश का हवाला दिया और बीजेपी पर धर्म के बाजारीकरण का आरोप मंड दिया। सरकार से कोई सवाल ना पूछे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक आयोजन करके जनता का ध्यान बांटना चाहती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों पर आई थी उन पर बात क्यों नहीं करती, उन पर जवाब क्यों नहीं देती, क्योंकि उन पर वो बुरी तरीके से विफल है। अच्छी बातें करिए, हम भी शामिल हैं। यूपी का संत समाज योगी सरकार के फैसले से खुश है। साधु संत धर्म पर राजनीति करने वालों को जवाब भी दे रहे हैं। और मुझको लगता है कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता नहीं है, नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। देश भर में हिंदू राष्ट्र को लेकर हो रही तमाम बयानबाजी के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा मुस्लिम राष्ट्र की चिंगारी को भी हवा दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क मौलाना तौकीर रजा का समर्थन कर रहे हैं। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। तो जब एक कानून मौजूद है तो ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है और क्यों ऐसी बातें ये हिंदू साहिबान कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस के लोग उनके मसले क्यों उठा रहे हैं।
देश ने ध्रुवीकरण की सियासत का एक लंबा दौर देखा है। 2024 के समर की बिसात भी इसी के इर्द गिर्द बिछनी शुरू हो गई है, भले ही वो हिंदू राष्ट्र का शिगुफा हो या फिर मुस्लिम राष्ट्र का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी लाइन के साथ, इसी चौपाई की पंक्ति के साथ वर्षा शाही के पास चलेंगे। वर्षा शाही इस खबर का सत्य हम तक पहुंचा पाएंगी। वर्षा सियासत भी है, रामचरितमानस भी है, शक्ति साधना भी है, विरोधी भी है, और सब अपने अपने टर्फ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि सबही नचावत राम गुसाई? क्या सत्य है वर्षा इस समय? देखिए गरिमा, जिस तरह चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के दिन पाठ के लिए ऐलान किया गया, तो विपक्ष की तरफ से बहुत सारी राजनीति की जा रही है, लेकिन जो प्रोत्साहन राशि 1 लाख की दी जा रही है उसको बताया जा रहा है कि एक बजट अलॉट किया गया है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये एक 1 लाख की प्रोत्साहन राशि है जो हर त्यौहार पर दी जाती है, चाहे हिंदू का त्यौहार हो गया रामनवमी या चैत्र नवरात्रि के लिए दिया जा रहा है, या मुसलमान का त्यौहार हो गया, उनके भी त्यौहार पर रोजा इफ्तारी के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। तो जब हमने प्रमुख सचिव से इस मामले पर विस्तार से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी एक धर्म जाति की विशेष के लिए कार्य नहीं करते, हम हर जाति विशेष के लिए कार्य करते हैं। इसको पर्सनल एजेंडा बनाकर आगे ना बढ़ाया जा, हम हर जाति विशेष के लिए एक प्रोत्साहन राशि देते हैं, चाहे रामनवमी और चैत्र नवरात्रि के लिए प्रोत्साहन राशि निकाली गई है। इससे पहले भी हम रमजान पर प्रोत्साहन राशि जिलाधिकारियों को दे चुके हैं कि आप अच्छे तरीके से रमजान को भी निभाएं। तो एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है केवल कि एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, 1 लाख नहीं 10 लाख दिया जाए, तो 1 लाख केवल एक प्रोत्साहन राशि जिलाधिकारी को दिया जा रहा है कि जिले में जो मंदिर है, जो विशेष मंदिर है, उन पे आप रामनवमी पर पाठ करवाएं और फिर उसके बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाएं नवरात्रि पे। तो एक ये निकाला जा रहा है कि ये एक एजेंडा बनाया जा रहा है कि इसीलिए मैंने वर्षा ये बात कही कि सबही नचावत राम गुसाई, सब लोग अपनी अपनी टर्फ पर खेल रहे हैं, क्योंकि सियासत का जो असली चरित्र है दरअसल वो सत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन अब अगली खबर का सत्य, देश की संसद अडानी पर बाधित हो, जेपीसी पर बाधित हो या फिर राहुल गांधी के बयानों पर बाधित हो, सत्य यही है कि संसद को सियासत का अड्डा नहीं होना चाहिए, लेकिन गतिरोध हो रहा है। सत्ता राहुल गांधी से माफी चाहती है और विपक्ष चाहता है कि अडानी पर जेपीसी बनाई जाए, लेकिन संसद चल नहीं पा रही है। बजट सत्र का पहला चरण धुला और अब दूसरा चरण भी इसी की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रश्न भी यही है और सत्य भी यही है कि सियासत का कुछ जाए या न जाए, बल्कि टैक्स पेयर का यानी आपका और हमारा पैसा जो है वो जाया हो रहा है। जो मांग है मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो। मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये देश की संसद है या अखाड़ा। राहुल गांधी के बयानों पर कल हुए हंगामे के बाद आज तकरीबन तय था कि संसद बाधित होगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्ता पक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी विदेश में दिए अपने बयानों पर संसद में माफी मांगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल न सिर्फ सड़क पर नजर आ रहा है, बल्कि संसद में भी कांग्रेस खासी आक्रामक है। दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में बैठकर फिर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी का विदेश दौरा और अडानी के बिजनेस डील संयोग नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के संबंधों पर तंज किया और मोडानी नाम का एक नया शिगुफा छेड़ा। आज भी हमने तो नोटिस दी है अडानी पे जांच के लिए, जेपीसी के लिए। अब सत्ता पक्ष को ये देखना है कि अपने मालिक अडानी को बचाने के लिए भाजपा कब तक सदन को नहीं चलने देगी। हम तो लोकतांत्रिक ढंग से इस मांग को उठाते रहेंगे। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। तकरीबन पूरा विपक्ष जेपीसी के मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है। सदन शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष की बैठक हुई।
हालांकि टीएमसी इस मीटिंग का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन टीएमसी का विरोध सदन के बाहर गांधी प्रतिमा पर नजर आया। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। मोदी उम्मीदों से घिरे हैं, ये विवादों में घिरे रहे, मोदी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, तो ये अदानी अंबानी ये सब तो बहाना है मोदी को गाली देना है। आज तो ये मोदी को खात्मे करने की बात कर रहे हैं भैया। सदन की एक दिन की कार्यवाही पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से आता है। बेहतर हो माननीय ये समझे कि राजनीतिक लड़ाई सदन की दहलीज के बाहर लड़ ली जाए और सदन को जनहित के मुद्दों के लिए सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पर सेकंड, पर मिनट, पर डे और पर सेशन और पर ईयर सदन की कार्यवाही पर करोड़ों रुपए जाया होते हैं और वो पैसा आप और हम अपनी जेब से देते हैं, यानी कि टैक्स पेयर देते हैं। प्रशांत त्यागी मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। माफ कीजिएगा, सीधे जुड़ रहे हैं प्रशांत त्यागी मेरे साथ। प्रशांत, सत्य मुझे समझाएं कि क्या जेपीसी बनना, अडानी पर जेपीसी बनना और राहुल गांधी से माफी की मांग सदन में करना, क्या इतने जरूरी मुद्दे हैं? इतने जरूरी मुद्दे हैं क्या कि जिस पर संसद बाधित हो, बार बार बाधित हो, बजट सत्र का पहला चरण धुल जाए और अगला चरण भी उसी की राह पर चलता हुआ नजर आए? इतना जरूरी हो गया है? जी बिल्कुल गरिमा, इस बात की जो ये बात है, हमने पहले भी ये बात करी, तो इसको फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। लगातार विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं अब बीजेपी राहुल गांधी से कह रही है कि माफी मांगी जाए, जो कैम्ब्रिज में उन्होंने लेक्चर दिया है। लेकिन आज एक हास्यास्पद चीज देखने को जरूर यहाँ पर गरिमा पार्लियामेंट के अंदर दिखी कि जेपीसी की मांग को लेकर जहां विपक्ष एकजुट होने की बात करता है, तो वहीं 3 जो गेट हैं उस पे कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं बीआरएस, कहीं टीएमसी, कहीं कांग्रेस पार्टी 3-3, 4-4 जगह एक ही मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब इसमें बात यही निकल कर आ रही है कि अगर विपक्ष एकजुट है, जेपीसी की मांग को लेकर एकजुट है, तो एक जगह इकट्ठा होकर पूरी मांग क्यों नहीं मांगी जा रही? क्योंकि गांधी स्टैचू के सामने सब लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई जो राजनीतिक दल है आधे इधर थे आधे उधर थे, यानी कि इस पूरे मामले पर भी विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा। दूसरा, 35 जो बिल है महत्वपूर्ण दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, वो इस सत्र में पास होने हैं और पर दिन का जो खर्चा आता है काफी भारी मोटी उसकी रकम होती है और नुकसान होता है संसद का। पिछला जो सत्र रहा, या कहें कि जो सेशन रहा 1 महीने के आसपास जो पहला चल रहा था, उसमें भी पूरा जो सेशन रहा वो हंगामेदार रहा और आज दूसरा दिन है और आज भी पूरा जो सदन है 2 बजे तक स्थगित रहा। उसके बाद उम्मीद थी कि चलेगा, लेकिन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा और ऐसी उम्मीद आगे भी जताई जा रही है, क्योंकि कल फिर से विपक्षी दलों की 10 बजे बैठक है। क्योंकि ये डेडलॉक टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 1992 का एक इतिहास याद आता है प्रशांत कि 1992 में संसद तकरीबन प्रोडक्टिव रही थी। उसके बाद कोई ऐसा सेशन नहीं रहा जब प्रोडक्शन नजर आया हो या ये प्रोडक्टिविटी नजर आई हो। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका ये सत्य हम तक पहुंचाने के लिए। और सत्य यही है कि आपका और हमारा टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। लेकिन ठीक संसद जैसी तस्वीर एक और राज्य से देखने को मिली और वो राज्य है बिहार। बिल्कुल ठीक वैसा ही घमासान बिहार की विधानसभा में भी नजर आया। वहां जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जमकर तांडव हुआ और हुआ कहां? बिहार की विधानसभा में माइक तोड़ पॉलिटिक्स हुई। सीढ़ियों पर सियासी संग्राम देखने को मिला। तेजस्वी यादव के इस्तीफे के नारे लगे और नीतीश को याद दिलाया गया कि अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति याद कर लीजिए। जमीन के बदले नौकरी घोटाले ने लालू परिवार की जान गले में अटका दी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक गदर है और घोटाले का यह घमासान आज बिहार विधानसभा तक पहुंच गया। सदन के भीतर क्या नहीं हुआ, असेंबली की सीढ़ियां भी विरोध प्रदर्शन की गवाह बनी। बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त हंगामे और शोर शराबे के बीच बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को जमकर घेरा, उनके इस्तीफे की मांग की और मुख्यमंत्री को उनकी जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर
तंज किया। जब तक हमारे सभी सदस्यों को अंदर नहीं लेंगे तब तक हम प्रतिवाद करते रहेंगे। सदन जाएंगे, सदन को चलने देंगे। सदन चलेगा या नहीं 2 दिनों तक? हम लोग इस तरह के वातावरण के विरुद्ध अध्यक्ष के आगे धरना पर भी बैठेंगे। सदन का हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि नौबत माइक तोड़ने तक आ गई। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने सदन की गरिमा का अपमान किया। इधर बीजेपी की तरफ से भी तुरंत अपनी सफाई में बयान आ गया। आपने माइक तोड़ा है, विजुअल पर देखने को मिला है। आपके नेता प्रतिपक्ष भी देखे। पूरक प्रश्न पूछने का हमको अधिकार है और मेरा माइक बंद कर दिया गया। अब माइक केवल हमने यह कहा कि भाई माइक बंद है और हम प्रश्न के जवाब देना मेरा अधिकार है, इसलिए पातेपुर के महान जनता ने भेजा। यदि बिहारों के दलितों के आवाज उठाना, उसके हित में उठाना यदि गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ। बिहार सदन के भीतर जो हंगामा हुआ वो महज एक बानगी है, क्योंकि जमीन घोटाले को लेकर बिहार की सियासत में भूचाल है। नीतीश की महागठबंधन के नेताओं के साथ खड़ा होना सियासी मजबूरी और बीजेपी की मौके पर चौका मारने की रवायत निभाने की कोशिश। लेकिन इन सब के बीच निगाह कल की तारीख पर भी, क्योंकि कल ही बेटा बेटी सहित पूरे लालू परिवार को सीबीआई के सामने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है पूरे यादव परिवार के लिए, पूरी यादव फैमिली के लिए, लालू यादव फैमिली के लिए। रमेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, वो सत्य पहुंचाएंगे हम तक कि कल के दिन का सत्य क्या है और आज जो विधानसभा में हंगामा हुआ उसका सत्य क्या है। रमेश, हमने आज तेजस्वी इस्तीफा दो के नारे सुने हैं, नीतीश कुमार को जीरो टॉलरेंस की नीति याद दिलाई गई है। पहली चीज तो बताएं कि नीतीश की खामोशी की वजह क्या है और क्या वाकई ये जो बिहार की सियासत में हो रहा है ये अपना टर्फ तलाशने की कोशिश है क्या, और कल का दिन कितना महत्वपूर्ण रहेगा पूरी यादव फैमिली के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जिस तरह से सीबीआई के सामने पेश होना है, 600 करोड़ का घोटाला है पूरा। ये लैंड और नौकरी का जो ये हुआ है कि लैंड लेके, जमीन लेके नौकरी दी गई है, ये इसके पूरे तथ्य हैं। पूरे तथ्य के साथ सीबीआई ईडी लगातार जांच कर रही है और जिस तरह से इनके बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मिल रहा है उसका जो आंकड़ा है वो 600 करोड़ रुपए है। और इसी को लेके आज विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ा और कल पूरा जो लालू परिवार है वो सीबीआई के सामने पेश होगा। इससे पहले लगातार तेजस्वी यादव को सम्मन दिया गया, पर तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने और बीमार होने की बात कह के नहीं पेश हुए। पर कल जब पेश होंगे तो ये देखना होगा कि वो सीबीआई के सवालों का कैसे जवाब देते हैं। पर जो विधानसभा में हुआ, जिस तरह से सत्ता पक्ष पे लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, सत्ता पक्ष लगातार कह रही थी कि जो सरकार है वो केंद्र सरकार और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है। पर जो सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरह से क्राइम बढ़ा है बिहार में नई सरकार आने के बाद से, जिस हिसाब से अपराध की गतिविधियां बढ़ी है, किडनैपिंग बढ़ा है, मर्डर बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक सवाल है, जैसे विधायक कह रहे हैं पासवान की हम जनता की आवाज है, जनता की जो समस्या है उसको हम विधानसभा में उठाएंगे और हमारी माइक बंद कर दी जाती है। हम जब माइक से नहीं बोल पाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं उसी गुस्से में उन्होंने माइक। लेकिन रमेश, ये कई बार समझ में नहीं आता है कि मुद्दे उठाने के लिए माइक तोड़ पॉलिटिक्स की आवश्यकता कहां पड़ जाती है, और यही सत्य हम समझना चाहते हैं सियासत का। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस बातचीत के लिए। कल का दिन यानी 15 मार्च का दिन सबको पेश होना है सीबीआई के सामने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले पर बिहार की सियासत में जो भूचाल है, जो उथल पुथल है, जो तांडव है, जो बवाल है, उस पर भी वाकई नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन अब खबर अगली जिसका सत्य सामने लाना है, उमेश पाल हत्याकांड के 19वें दिन भी लगातार सुर्खियों में रहने की वजह यह है कि हत्याकांड के 6 मोस्ट वांटेड पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन माफिया और गैंगस्टर्स को मिट्टी में मिलाने का प्रण भी है और इसीलिए नेपाल से लेकर भूटान दबिश दी जा रही है। इनामी राशि को भी बढ़ा दिया गया है। पहले 25,000 से शुरू हुई, फिर 2.5 लाख तक पहुंची और अब 5 लाख तक पहुंच गई है। इसके अलावा नया आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आया है कि आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा करके बता दिया गया है कि बहुत जल्द फिर से बुलडोजर एक्शन में देखने को मिलेगा। सिम में छिपे हैं असद के राज, गुड्डू का लगा सुराग, अब होगा हिसाब।
शाइस्ता सिर्फ मोहरा, अतीक असली चेहरा। मोस्ट वांटेड में डर, चलेगा बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स का अब हिसाब होने वाला है। माफिया और शूटर अब मिट्टी में मिलने वाले हैं। गुड्डू का पता चल गया है, अब असद का हिसाब भी होने वाला है। उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर एक दिन अतीक एंड फैमिली की नई साजिश सामने आ रही है। अब ये भी सामने आया है कि कैसे इस पूरी वारदात की साजिश साबरमती जेल से रची गई और बरेली जेल में बंद अशरफ ने उसे अमली जामा पहनाया। पुलिस ने हत्याकांड की एक और साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है अतीक के बेटे असद ने 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और सिम खरीदे थे। ये सभी मोबाइल फोन और सिम असद ने फर्जी पते से खरीदे, जिससे पुलिस उसे ट्रेस न कर पाए। ये साजिश शूटआउट से पहले रची गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी शूटर्स ने अपने पुराने मोबाइल छोड़ दिए और असद की सलाह पर अलग अलग लोकेशन की तरफ दौड़ लगा दी। सूत्रों की माने तो पुलिस को हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम का सुराग भी लग गया है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द उसके गिरबान पर हाथ डाल देगी। एसटीएफ को शूटर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिल गई है। आशंका है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिपा है, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू के पास संदीप चौधरी के नाम से एक फेक आईडी है। एसटीएफ को आशंका ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम बार बार अपना हुलिया बदल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होटल्स और धर्मशालाओं में संदीप चौधरी नाम के यात्रियों की पुख्ता पड़ताल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हत्या से कुछ दिन पहले अतीक के बेटे असद और बाकी के 9 शूटर्स ने बरेली जेल में बंद अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद 13 शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसे में अब ये भी सामने आ रहा है कि शूटआउट को अंजाम देने के लिए शूटर्स को पैसे दिए गए थे। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने शूटर्स को पैसे दिए। शूटआउट के बाद फरार होने के लिए लाखों रुपए दिए गए। शूटर असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, साबिर और अरमान को नफीस भी मदद करता था। नफीस ईट ऑन रेस्टोरेंट का मालिक है। और सभी चीज़ें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। टीम क्या गुजरात भी गई है अतीक से पूछताछ करने? ये सब चीज़ें जाती रहती हैं। टीमें वो विवेचक भेजते हैं, वहाँ कमिश्नर के द्वारा समय समय पर इसकी ब्रीफिंग की जाती है। योगी की पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। 2 बदमाशों का इनकाउंटर हो चुका है। साजिश में शामिल शाइस्ता और बचे हुए शूटर्स रडार पर हैं। उम्मीद है कि जल्द सभी शूटर्स का पक्का हिसाब कर दिया जाएगा। साथ ही सीएम योगी के आदेश पर आरोपियों के घरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है और बहुत जल्द एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और सत्य प्रकाश, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेशन का या फिर सर्च ऑपरेशन का सत्य हम तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय लखनऊ से मौजूद है। सत्य प्रकाश, 19वां दिन माना जाए, बहुत लंबी कवायद भी है और एक प्रण भी नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी मोस्ट वांटेड हैं अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या तैयारी? देखिए, जरूर पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं, लेकिन वो बचेंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस अपराधियों के साथ रहेगा। तो ये निश्चित मान लीजिए कि एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल अपना काम कर रही है। और इसी के क्रम में मैं आपको बताऊं, आज सुधांशु त्रिपाठी और बल्ली पंडित को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो शाइस्ता परवीन का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है, अतीक अहमद का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है। और इसके अलावा आसिफ उर्फ मल्ली, जो गुजरात में उसकी संभावना है, वो हत्या जब हुई थी उमेश पाल की, तो उसके कुछ दिन पहले वो वहाँ पे गुजरात गया था, एक होटल में रुका था। उसके अलावा वो होटल से निकलने के बाद एक फ्लैट में भी उसने अपना रहने का स्थान बनाया था। पुलिस और एसटीएफ की टीम उन होटलों में और उस फ्लैट पे भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। लगातार पुलिस एक्टिव है। लगातार ये जो नाम बदल के संदीप नाम से जो अपराधी है शूटर, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिपने की संभावना है। लेकिन पुलिस कहीं से भी, चूंकि पुलिस के भी नाक का सवाल है कि वो अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। ऐसे में लगातार शासन का, प्रशासन का और मुख्यमंत्री का दबाव बना हुआ है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और यही कारण है कि शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, उनसे जितने भी कनेक्शन इनके हैं, सबको धरपकड़ की जा रही है। लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है। जी, नजर बनाए रखें सत्य प्रकाश इस पूरे ऑपरेशन पर, सर्च ऑपरेशन पर। हम लगातार आपके पास सत्य के लिए लौटते रहेंगे।
फिलहाल इन तमाम खबरों के सत्य के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन कल फिर 7 बजे आपसे मुलाकात होगी ताकि और बाकी खबरों का भी सत्य आप तक पहुंचाने की कोशिश हो। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।